नमस्कार। अगर आप हरियाणा सीईटी, एचटेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को तेज़ तर्रार, फराटेदार बनाना चाहते हैं, फ़ास्टली रिवाइज़ करना चाहते हैं, डीपली स्टडी करना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम पढ़ते हैं हिंदी का एक टॉपिक संज्ञा। संज्ञा क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा कहाँ प्रयुक्त होती है। सबसे पहले हम जानते हैं पद। क्या आपको पद के बारे में पता है? आइए पद के बारे में पढ़ते हैं। पद क्या होता है? जब शब्दों का सार्थक प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसको पद कहा जाता है। पद के 8 भाग होते हैं, 4 अविकारी और 4 विकारी। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संज्ञा कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। ये ध्यान रखना कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो पद शब्दों का जब सार्थक प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसको पद कहा जाता है और पद का एक भाग संज्ञा है। संज्ञा कैसा है? एक विकारी शब्द संज्ञा है। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। चलो अब संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। पद के 8 भेद होते हैं। एक विकारी, 2 भाग होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है। जिनसे लिंग, वचन, काल, कारक के कारण जिनमें परिवर्तन होता है, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तित होते हैं, उनको विकारी कहा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें विकार कैसे उत्पन्न होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द है लड़का। लड़का अगर उसका लिंग परिवर्तन करें तो लड़की बन गया, तो लिंग का प्रभाव संज्ञा पर पड़ा। तो इस प्रकार इन पर संज्ञा पर, सर्वनाम पर, क्रिया पर, विशेषण पर, इन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव के कारण उनमें कुछ परिवर्तन होता है, उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, तो इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। कुछ शब्द अविकारी होते हैं जैसे क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनको हम आगे पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, संबंध बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है। आज की कक्षा में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा की डीपली स्टडी करेंगे। तो चलो संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा क्या है? सबसे पहले तो हमारा एक प्रश्न बनता है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा और क्या है? संज्ञा किसी का भी नाम संज्ञा है। संज्ञा इज इक्वल टू नाम। संज्ञा हम नाम से डिकोड कर सकते हैं। कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द। संज्ञा क्या है? वे विकारी शब्द। संज्ञा वे विकारी शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का नाम क्या होता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा समझ में आ गया? संज्ञा इज इक्वल टू नाम। किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले अविकारी, आदि के नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्द, न कि अविकारी। विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम संज्ञा के अलग अलग भेदों के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के अलग अलग प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद 2 भागों में बांटा जाता है। संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। चलो पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर ये सभी आप जानते ही होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक। और एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक संज्ञा, एक होती है भाववाचक संज्ञा, एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होती है समूहवाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर इसके 3 भेद हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है जो गणनात्मक संज्ञा होती है, गणनात्मक, और दूसरी होती है अगणनात्मक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, गणनात्मक और अगणनात्मक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसकी गणना कर सकते हैं और जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं। ये व्युत्पत्ति के आधार पर है और ये अर्थ के आधार पर है। आई होप समझ में आया होगा। ये सभी हम सभी ने अपने स्कूल्स में भी पढ़ा है, लेकिन इनके बारे में थोड़े हम अपरिचित हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक, गणनात्मक और अगणनात्मक, इसको गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा भी कहते हैं। गणनात्मक जिसकी गणना की जाए यानी कि गणनीय, गणनात्मक और जिसकी गणना नहीं की जा सके अगणनात्मक यानी कि अगणनीय होती है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। हमारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और हम आज आधुनिक युग में पढ़ते भी इन्हीं को हैं। आधुनिक हिंदी में हम इन्हीं को पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को। मुख्य और मूलतः 3 शब्द होते हैं। व्यक्तिवाचक मुख्य मूलतः 3 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे चलकर जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 भाग और कर दिए जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चलो अब हम एक एक को पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। बिल्कुल आसान है, स्कूल में भी हम सब ने पढ़ा है, लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए, ताकि हमारे एग्जाम में कोई प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए हम एक बार और इनकी स्टडी करते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसे व्यक्ति वैसे विशेष, ये याद रखना। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए। जो विशेष याद रखना, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसको क्या कहा जाता है? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे भारत, जैसे मोहन, जैसे नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र मोदी, वो इसके अंतर्गत आ सकता है। किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे हिमालय, जैसे गंगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है, जैसे रामायण, जैसे महाभारत। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें संज्ञा बताइए कौन सी है? गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ये 2 हैं। किसी भी वाक्य में एक या एक से ज्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी हो सकती हैं। गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ नहीं है, बस किसी का भी विशेष नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का विशेष नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं नंबर 2 पर, जातिवाचक संज्ञा।
जो जाति का बोध कराए, जो पूरी जाति का बोध कराए। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की पूरी जाति का बोध कराए, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? उसको व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध हो, जिन शब्दों से किसी प्राणी, समुदाय या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं हाथी, गाय, कुत्ता, मनुष्य, नदी, पुस्तक आदि। बिल्कुल आसान है। जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध कराए। इससे अगली संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक हाथी है, हमने एक शब्द कहा हाथी, हाथी से कोई एक विशेष हाथी का नाम तो पता नहीं चल रहा, हाथी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। हमने कहा गाय, तो वो पूरे विश्व की गाय का बोध करा रहा है। हमने कहा कुत्ते, तो इसके अंदर सभी कुत्ते यानी कि कुत्ते की पूरी जाति आ जाती है। मनुष्य यानी कि मनुष्य की पूरी जाति का बोध हो रहा है। नदी, सभी नदियां, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कौन सी भी नदी हो, इस नदी के अंदर इंक्लूड होगी। पुस्तक, सभी पुस्तकें आ जाती हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे हरिश्चरित्र हो, कोई भी पुस्तक हो इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी कि जो पूरी जाति का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जैसे देश है, देश स्थान है, ये देश, देश कहेंगे तो हम इसके अंदर सभी देश आ जाएंगे। पूरी जाति का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव प्रदर्शित हो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का, उसके दोष का, उसकी अवस्था का, उसके भाव का पता चले, बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण का, दोष का, उसकी अवस्था का, उसके भाव का बोध, उसको क्या कहते हैं? उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे क्रोध, जैसे घृणा, जैसे प्रेम, जैसे काला, काला तो ये विशेषण हो गया, जैसे कालापन, जैसे बुराई, जैसे अच्छाई। क्रोध भाव को प्रदर्शित कर रहा है, घृणा भी हमारा एक भाव है, प्रेम भी हमारा एक भाव है, और गुण कालापन किसको प्रदर्शित कर रहा है? या गुण को प्रदर्शित कर रहा है। बुराई, अच्छाई गुण बता रही है, दोष बता रही है। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण का, दोष का, उसकी अवस्था का, उसके भाव का पता चलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वह बहुत गुस्सा करती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? वह बहुत कुशल है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है।
जिनको हम छू नहीं सकते, ये किस में होती हैं? एक वचन में होती हैं, एक वचन में। जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इससे अगली संज्ञा पढ़िए, फिर हम सभी संज्ञाओं के एक ट्रिक के साथ इनको याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न इनसे आए तो वो गलत ना हो। फिर लास्ट में हम संज्ञा में एक ट्विस्ट होता है, उसको भी पढ़ेंगे। इससे अगली संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक जिन शब्दों से समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, जिन शब्दों से समूह का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमेशा किस में होती है? ये भी हमेशा एक वचन में होती है। ये भी किस में होती है? एक वचन में होती है। ये भी हमेशा किस में होती है? एक वचन में होती है। जैसे समूह, जैसे कक्षा, जैसे कक्षा, जैसे मंडली, जैसे सभा, जैसे सेना, जैसे स्कूल, ये सभी समूह का बोध करा रहे हैं। तो क्या है ये? समूहवाचक संज्ञा होती है। ये किस में होती है? ये याद रखना, ये एक वचन में होती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समूहवाचक संज्ञा किस में होती है? ये एक वचन में होती है। समूहवाचक संज्ञा जो समूह का बोध कराए, जो एक पूरे ग्रुप को डिनोट करे, उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव का, गैस का, ठोस का, धातु का और अधातु का पता चले, अधातु का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से द्रव का, गैस का, ठोस का, धातु का, अधातु का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, हवा, हाइड्रोजन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सभी क्या बता रहे हैं? उनकी अवस्था को बता रहे हैं कि वो द्रव में है, गैस में है, ठोस में है, धातु है या अधातु है। वे किसके उदाहरण हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार हम सभी संज्ञाओं की शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ते हैं, सभी संज्ञाओं को शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। उससे पहले संज्ञा में एक ट्विस्ट होता है, उसको और समझ लीजिए। संज्ञा परिवर्तन, संज्ञा परिवर्तन पहचान। संज्ञा परिवर्तन पहचान क्या होती है? इसको एक बार पढ़ते हैं।